एक शब्द में बोले तो मूर्खता की राजनीति है। लेकिन चलिए, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं शीतल जी के साथ जाता हूं। शीतल जी जो चिंता व्यक्त कर रहे थे, सबसे गंभीर विषय वो है। और गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि जब आप राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर देखते हैं तो आपको देखना पड़ेगा आप एग्जिस्ट कहां करते हैं। तो आपको उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। और जब आप करेंगे, आज आपको मुकाबला करना है, लोकतंत्र के लिए मुकाबला करना है, संविधान के लिए मुकाबला करना है, सर्वजन हिताय के लिए। और जब इसके लिए करना है तो निश्चित रूप से सभी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे जो दल, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या कोई भी दल। तो उस स्थिति में तो एक तो ये चीज आनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको सिर्फ ये नहीं कि आप साथ आ जाए, आप लड़ते हुए दिखने भी चाहिए। और आप ये देखिए, 2022 का चुनाव हो जाने के बाद या उसके पहले भी मैं बात कर लेता हूं, जिस समय योगी आदित्यनाथ पहली सरकार में आए थे, उसके बाद में चंद समय के बाद में अखिलेश यादव खामोश बैठ गए और स्थिति होती थी कि बड़ा चंद सा ट्वीट कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया सोशल मीडिया के थ्रू, और उसमें दिख गया। कार्यकर्ता निश्चित रूप से कई जगह दिखे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, वो लड़े भी। लेकिन जो अखिलेश यादव से बीइंग अ लीडरशिप एक अपेक्षा की जाती थी कि आप आकर के मैदान में उतरेंगे, लड़ेंगे, वो चीज नहीं दिखाई दी, वो आक्रामकता नहीं दिखाई दी। उसके बाद भी चूंकि अब यूपी में और कोई बड़ा ऑप्शन नहीं था, तो जो लोग इधर उधर भी वोट डालते थे, उन्होंने इसलिए अखिलेश यादव को ज्यादा वोट दिया कि साहब यदि कोई उखाड़ सकता है भाजपा को तो यूपी में कौन उखाड़ सकता है, तो अखिलेश यादव उखाड़ सकते। जो नहीं देते थे उनको वोट, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन जब केंद्र की बात आएगी, मोदी से लड़ने की बात आएगी, तो मोदी से कौन लड़ता है? तो मोदी से तो कांग्रेस लड़ती है, राहुल गांधी लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर जो वोटर है वो ये देखेगा कि राष्ट्रीय फलक पर कौन जाके लड़ेगा। आप ये समझिए, 2.5% वाले को तो हम नहीं देंगे ना वोट, हम तो उसको देंगे जो 19-20% है, और वो 30% 40% हो सकता है, तो हम उसको योगदान देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता भी उस समय देखती है, और जो विरोधी विचार रखते हैं या जो लोकतंत्र और सब चीजों पे यकीन रखते हैं, वो इस दृष्टिकोण से वोट करेंगे, ना कि इस दृष्टिकोण से वोट करेंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में तो ये है तो हम इसलिए दे दे। उत्तर प्रदेश से उस समय विषय ही नहीं रह जाएगा। हाँ, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अखिलेश का भी एक दायित्व बनता है कि वो चूंकि यूपी के सेकंड नंबर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यूपी में भी लोकतंत्र रहे। उसके लिए जरूरी है कि आप सेंट्रल में एक मजबूत जो है सरकार बनाने में मदद कीजिए। और वो मजबूत सरकार कब बनेगी? जब सब एक सोच के साथ होंगे। चूंकि विचारधारा सेम है, कांग्रेस और उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, सभी बीजेपी से लड़ रहे हैं। और रही बात, जो समाजवादी है वो भी तो कांग्रेस से ही टूट के आए। तो जितने समाजवादी आंदोलन का जन्म ही कांग्रेस पार्टी से हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो वही होता है ना कि अलग अलग लकड़ियों के उसको तोड़ दिया जाता है। इसलिए एक बंडल बनाने की जरूरत है इस समय, और यही हो रहा है। देखिए, लालू जी सदैव लड़ते हुए दिखाई दिए और लड़ते हैं, उन पे हमले हो रहे हैं फिर भी वो डर नहीं रहे हैं। उनकी बेटियों ने जिस तरह से बयान दिए वो निश्चित रूप से वो है, और वो बिहार के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अब कोई बिहार में कहे कि हम जाके यूपी से बिहार में जाके लड़ेंगे, या वो आके यहाँ कहे, तो कैसे उतना वो। तो ये जरूर है कि आप जहां के स्टेक होल्डर हैं वहां आप कैसे किसी नेशनल पार्टी को साथ लेकर के उसके साथ में खड़े हो और लड़े, और दोनों मिलके म्यूचुअल करें, आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए।
कि साहब कितनी उनको देनी, कितनी हमें देनी, कितनी एक दूसरे की मदद करनी है, कैसे करनी है, इस पे करिए, जिससे उस ताकत को खत्म किया जाए जो ताकत संविधान को खत्म कर रही है, विपक्ष को खत्म कर रही है, जो लोकतंत्र को खत्म कर रही है। जब लोकतंत्र बचेगा तब आपकी पार्टी बचेगी ना, तब आप बचेंगे ना। जब संविधान होगा तभी कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा ना। यदि वही नहीं रहेगा तो फिर क्या बनेगा। इसलिए पहला फैसला इस पर करना है कि हमें किधर जाना है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आप देखिए, बिल्किस बानो का मामला हुआ, सारी पार्टियां जब मौन साधे हुए थी तो कौन लड़ रहा था? कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलता है यूपी में, मुसलमानों का सारा वोट तो सपा को जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी ने वो सारे मुद्दे उठाए, राफेल से लेके चाहे अदानी तक, सारे मुद्दे राहुल गांधी के ही उठाए हुए हैं। और इन सब के बावजूद यदि वो देश की इस स्थिति में लड़ रहे हैं तो जरूरत इसकी है कि हम सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, जिससे वो लड़ाई एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो। नहीं तो वही स्थिति होगी कि बाबर 16,000 की सेना लेकर आता है और 1.25 लाख की सेना को वो हरा देता है। तो साहब इस बात को समझना पड़ेगा कि उनकी हैसियत इतनी बड़ी है नहीं। यदि आप आकलन कर लेंगे तो इतनी बड़ी नहीं है। 37 दशमलव कुछ परसेंट का वोट है उनका, राउंड फिगर में 38%, और राउंड फिगर में कांग्रेस का 20%। तो ऐसी स्थिति में यदि उस 20% में 10-12% भी जुड़ गया तो वो तो खत्म है। तो उस स्थिति में, और आप याद करिए 2019 के इलेक्शन में 200 कुछ सीटें थी जिनमें कांग्रेस पार्टी सेकेंड नंबर की पोजीशन पे थी। तो इस बात को, यदि 200 सीटें वही अकेले कांग्रेस जीत लेती है तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में नहीं आती है। जी 170। हाँ 170, वही मैं राउंड फिगर में बात कर रहा था। तो ये स्थितियां हैं। तो अब आप एक चीज समझिए, देखिए क्लियर कर दिया, 170 पे वो सेकेंड नंबर पे थी और 52 उसने जीती, 53 जीती टोटल मिला के, उपचुनाव को भी मिला के। तो आप समझिए कि इस स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं थोड़े से सहयोग के साथ। इससे कम सीटें लाके 2004 में वो सरकार बनाए थे, 2009 में सरकार बनाए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ ये वक्त है उस ताकत से लड़ने का और उस लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए लड़ने का। तो उस ढंग से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वक्त यदि नेताजी होते तो नेताजी यही सोच के फैसला लेते, ना कि कोई अन्य चीज सोच के। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।